ड्रामे की स्टार्टिंग में हम इसकी मेन लीड जिया वान वान को देखते हैं। वो एक सिंगल मदर थी जो डिलीवरी पर्सन का काम करती है। वान वान डाउनटाउन के स्कूल डिस्ट्रिक्ट में हाउसिंग के लिए जगह खरीदने की बात कर रही थी। कॉल पर एक लेडी उसे बताती है कि उसे 3 महीने के अंदर इंजिया रियल स्टेट में साइन करके डाउन पेमेंट देनी होगी। जिया वान पूछती है कि उसे तुरंत कितने पैसे देने होंगे। वो कहती है 3 लाख। वो ये सुनकर थोड़ा परेशान होती है क्योंकि ये उसके लिए काफ़ी बड़ी रकम थी। इसके बाद हम वेडिंग हॉल से एक लड़के को भागते हुए देखते हैं जो शादी नहीं करना चाहता था। वो दौड़कर बाहर आया ही था कि 2 गार्ड पीछे भागते हुए आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वहीं खड़ा एक आदमी उसे देखकर कहता है कि क्या ये दुनिया की टॉप ज्वेलरी कंपनियों में से एक लू ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर लू हैं। तभी वो लड़का उन गार्ड से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है कि मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वेडिंग हॉल से आते हुए उसकी माँ कहती है कि तुम्हें आज ही शादी करनी होगी। वो उनसे कहता है कि उसे एक गुरु ने बताया है कि उसकी किस्मत में लिखा है कि मेरी पत्नी मुझे नुकसान पहुंचाएगी। ये कहकर वो खुद को छुड़ाकर रोड की ओर भागता है। उसकी माँ कहती है कि वो 28 साल की उम्र में भी अब तक सिंगल है। वो गार्ड को फिर से उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भेजती है। तभी वो भागते हुए जिया वान की स्कूटी से टकरा जाता है। जिया उस पर चिल्लाकर कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी डिलीवरी ख़राब हो गई, उसे इसके पैसे चुकाने होंगे। वो बहुत जल्दी में था इसीलिए उसकी स्कूटी के पीछे बैठ जाता है और उसे चलने के लिए कहता है। जिया कहती है कि पहले वो उसके पैसे चुकाए। वो बोलता है कि वो उसे इसके 10 गुना ज़्यादा पैसे देगा, लेकिन अभी तुम यहाँ से चलो। ये सुनकर जिया खुशी से उसे वहाँ से भगा लाती है। रास्ते में वो डाउन पेमेंट इकट्ठा करने के बारे में सोचती है। फिर हम देखते हैं कि जिया उसे काफ़ी दूर लाकर छोड़ देती है और कहती है कि डिलीवरी 65 युआन की थी, इसका 10 गुना मुआवजा 650 युआन हुआ। वो उसके पैसे दे देता है। जिया उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी जेब से एक पेपर निकल कर गिरता है जो उड़कर उसके हाथ में आता है। वो उसे देखता है जिसमें डिलीवरी का प्राइस 16 युआन लिखा था। वो हैरान होकर उस पर चिल्लाता है कि वो एक धोखेबाज लड़की है। तभी उसे उसके कजन की कॉल आती है जो उसका असिस्टेंट भी था। वो उसे बताता है कि उसके छुपने लायक एक घर ढूंढ लिया है। वो गारंटी देता है कि तुम्हारी माँ यहाँ तुम्हें बिल्कुल ढूंढ नहीं पाएगी। फिर वो उसे उस जगह का एड्रेस और रूम नंबर बताता है जो 2106 था। अगले सीन में हम जिया वान वान के बेटे शर्लक को देखते हैं जो घर में बैठा टीवी देख रहा था। तभी जिया उसे कॉल करके नीचे आने को कहती है तो वो मना कर देता है। तो जिया कहती है कि ठीक है, अब वो अकेले ही हिल्टन बुफे खाने चली जाएगी। तब वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ। वो बाहर निकलकर जब गेट बंद करता है तो गेट पर लगे नंबर 2109 का 9 उल्टा होकर 2106 हो जाता है। वो नीचे उतरकर जब अपनी माँ के पास आता है तो वो बताती है कि उसने आज ज्यादा पैसे कमाए हैं, इसीलिए आज हम बाहर खाना खाने जाएंगे। उनके वहाँ से जाते ही वो लड़का अपनी कार से वहाँ आता है। वो बिल्डिंग में जाकर अपना रूम तलाश करने लगता है। नंबर चेंज होने की वजह से वो जिया वॉन के रूम में चला जाता है जो उस रूम को देखकर कहता है कि ये काफी पुराना है। उसका असिस्टेंट बोलता है तुम्हारा थॉमसन शिवेरा में जो अपार्टमेंट है उसके बारे में क्या ख्याल है, क्या वो उसे साफ करा दे। इस पर वो बोलता है कि क्या तुम पागल हो, उस अपार्टमेंट में जरूर ही मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। वो फिर पूछता है कि क्या तुम सचमुच मिस यू से शादी ना करने का प्लान बना रहे हो। तभी वो टेबल पर रखे पानी के ग्लास को देखकर पूछता है कि क्या उसे किसी के साथ रूम शेयर करना होगा। वो जवाब देता है अभी तो ऐसा ही लग रहा है। वो कहता है ठीक है, 2 मेड को बुलाकर यहाँ चीजों को व्यवस्थित कर दो। इतना कहकर वो सोने के लिए बेडरूम में चला जाता है। अगले सीन में हम एक बड़ा रेस्टोरेंट देखते हैं जहाँ जिया वान और उसका बेटा मजे से खाना खा रहे थे। तभी उसे कॉल करके कोई बताता है कि आपके लिए नया रूममेट ढूंढ लिया है, दोपहर तक वो आएंगे। जिया कहती है कि हम जल्दी ही घर वापस आ जाएंगे। इतना कहकर वो शर्लक को लेकर तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर में वो दोनों अपने रूम में थे जहाँ शर्लक जिया से पूछता है कि क्या हम कल भी बुफे जाएंगे। वो बताती है कि नहीं, वह बहुत महंगा है और अभी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी एक अच्छी स्कूल जिला में घर खरीदना है। शर्लक बोलता है कि जब तक उसकी माँ साथ है तो वो कहीं भी खुश रह सकता है। शर्लक टेबल पर रखे हुए खाली ग्लास और मिट्टी देखकर कहता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी वो खड़ा होकर इधर उधर कुछ सूंघने लगता है। कहता है कि उसे बेडरूम से किसी आदमी की स्मेल आ रही है। जिया उस पर तकिया फेंकते हुए कहती है कि इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम शर्लक रखा है क्योंकि तुम थोड़े से जासूस हो। फिर वो दोनों प्यार से वहीं खेलने लगते हैं। वो लड़का जो वहीं बेडरूम में सो रहा था वो उनके शोर से डिस्टर्ब होने लगता है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि 10 मिनट में यहाँ आकर ये शोर बंद कराए। फिर हम एक लड़की को आते हुए देखते हैं जो जिया वान की आने वाली रूममेट थी। वो वहाँ पहुँचती है। यहाँ जिया के रूम की बेल बजने पर वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने वो असिस्टेंट खड़ा था। वो पूछती है कि क्या वही उसका रूममेट है, पर उसे मेल रूममेट नहीं चाहिए था।
नीचे हम फिर उसी लड़की को देखते हैं जिसे उस बिल्डिंग में रूम नंबर 2109 कहीं मिल ही नहीं रहा था। वो लौट जाती है। यहाँ रूम में जिया और शर्लक अपने सामने खड़े असिस्टेंट को घूर रहे थे। जिया उससे कहती है कि इसका मतलब मेरा रूममेट तुम्हारा बॉस है। वो पूछती है कि अभी वो कहाँ है। वो बताता है कि वो बेडरूम में आराम कर रहा है। इस पर जिया खड़ी होकर उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि वो तुरंत ही उसे बाहर आने को कहे। वो पैसों की एक गड्डी उनके सामने रखते हुए कहता है कि वो इसके लिए 10,000 पर मंथ देगा, पर जिया मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे मेल रूममेट नहीं चाहिए। वो उसे रूम से निकालने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वो बोलता है कि 50,000, वो इसके लिए 50,000 देगा। इतने पैसे सुनकर जिया खुशी से मान जाती है। तभी वो अंदर से अपने असिस्टेंट को आवाज देता है। वो पूछता है कि बाहर क्या चल रहा है। वो बताता है कि मकान की मालकिन आ गई है और मैंने उनसे आपके यहाँ रहने के बारे में बात कर ली है। वो उससे पूछता है कि 5 साल पहले की उस निशान वाली लड़की की तलाश कैसी चल रही है। वो उसे बताता है कि उन्हें शहर में 1782 लड़कियां मिली हैं जिनके कंधे पर वैसा निशान है। इतना कहकर वो उसे उन लड़कियों की फोटो देता है। वो उन्हें वहीं बेड पर पटकते हुए कहता है कि उसे इनकी परवाह नहीं है कि यह कितनी है, पर चाहे सारा शहर उल्टा कर दो, पर उस लड़की को ढूंढो। असिस्टेंट थोड़ा चिड़चिड़ा होकर कहता है कि मिस्टर लू, अब 5 साल हो गए हैं। यही हम जानते हैं कि इसका नाम मिस्टर लू था। लू उससे पूछता है कि क्या होगा अगर एक दिन वो लड़की 5 प्यारे बच्चों के साथ वापस लौटे, मैं क्या करूंगा। इधर शर्लक गेट में अपना कान लगाए उनकी बातें सुन रहा था। जिया वहां जाकर उससे पूछती है कि वो क्या सुन रहा था। शर्लक उसे बताता है कि उनके रूममेट का किसी के साथ 1 नाइट स्टैंड था। वो बताता है कि उस लड़की के कंधे पर आपकी तरह ही एक निशान है, लेकिन उसके 5 बच्चे हैं। जिया कहती है कि हमें दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया अपने रूम में बैठी अपने पास्ट के बारे में सोच रही थी, जिसमें हम देखते हैं कि जिया एक लड़के को संभालते हुए ले जा रही थी जो नशे की हालत में था। वो उसे बेड पर लेटाकर चलती है तो वो उसे खींचकर अपने पास कर लेता है। वो उसका चश्मा उतार कर वहीं रखता है और कुछ देर में वो जिया के ऊपर था। फिर जिया इस सोच से बाहर आकर अपने निशान को देखती है। वो खुद से कहती है, अगर मैंने उस रात चश्मा पहना होता तो मुझे यह भी नहीं पता होता कि बच्चे का पिता कौन है। अगली सुबह जिया कॉफी कैफे में अपनी फ्रेंड के साथ मिलने पहुंचती है। वो उससे कहती है कि तुमने मेरे लिए मेल रूममेट क्यों ढूंढा। वो कहती है कि ये सब छोड़ो, उसके पास एक बड़ा मैटर है। वो बताती है कि जियांग परिवार की एक लेडी एक डायमंड नेकलेस लेना चाहती है। क्या वो उनके साथ डील करना चाहेगी। जिया इसके लिए थोड़ा उदास मन से मना कर देती है। वो उसे याद दिलाते हुए कहती है कि अब इस इंसिडेंट को 6 साल हो गए हैं जब सैंडमैन ने उसे डिलीवरी के डिजाइन की चोरी का इल्जाम लगाकर बदनाम कर दिया था। इस वजह से उसे जियांग यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, नहीं तो आज वो अपने टैलेंट के दम पर इस शहर की एक फेमस डिजाइनर होती। जिया वान कहती है कि ज्वेलरी के दुनिया में रेपुटेशन सबसे जरूरी है और उसकी करंट सिचुएशन सही नहीं है। इस पर वो उसे एक प्लान बताती है। जिया खुश होकर उसे थैंक यू बोलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर लू जैसे ही वॉशरूम का गेट खोलते हैं तो सामने बैठा शर्लक उसे देखकर चिल्लाता है। कुछ देर बाद वो दोनों साथ बैठे हुए थे। लू से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है। वो बताता है कि शर्लक। वो उसे अपनी नोटबुक दिखाता है जिस पर लिखा नाम देखकर वो हंसते हुए कहता है कि उसका असली नाम बेंगबाओ है। शर्लक उसके हाथ से नोटबुक छीन लेता है और वो फट जाती है। इस पर वो रोने लगता है। तभी उन दोनों को भूख लगती है। शर्लक उन दोनों के लिए कुछ खाने को लाता है। लू उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। इस पर वो बोलता है कि उसकी मॉम काम में बिजी है और मेरे पापा जिन्हें सिटी के सबसे अमीर आदमी है। लू सोचता है कि जिन्हें सिटी का सबसे अमीर आदमी तो मैं हूँ। वो उससे और इन्फॉर्मेशन लेने के बारे में सोचता है। वो शर्लक के लिए 5 स्टार होटल से खाना ऑर्डर करता है। थोड़ी देर में कुछ लोग खाना लेकर वहाँ आ जाते हैं और शर्लक खुशी से खाना खाने लगता है। लू उससे पूछता है कि क्या उसके पापा इन सालों में उसे ढूंढते हुए आए हैं। इस बार शर्लक उन्हें बताता है कि उसके पापा मर चुके हैं। इधर जिया जैसे ही अपने रूम का गेट खोलती है तो उसके सामने से कुछ लोग निकलते हैं। वो अंदर जाकर शर्लक से कहती है कि उसे अजनबियों के लिए गेट नहीं खोलना चाहिए। वो बताता है कि वह मिशेलिन शेफ थे जिन्हें उसके रूममेट ने इनवाइट किया था। ये सुनकर जिया सोचती है कि क्या वो इतना अमीर था कि मिशेलिन शेफ को इनवाइट कर सके, फिर उसे रूम शेयर करने की क्या जरूरत है। जिया उसके रूम के पास जाकर गेट खटखटाती है। वो गेट नहीं खोलता। इस पर वो सोचती है कि कैसा मिस्टीरियस आदमी है, मैंने तो अभी तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी। अंदर लू अपने वॉशरूम से आकर अपना फोन चेक करता है। वो यूशीशी को कल कुछ बात करने के लिए बुलाता है। अगले दिन हम जिया वॉन को एक कैफे में देखते हैं। वो कॉफी मेंटेन होकर वहाँ आई थी। वही उसकी मुलाकात लू से होती है जो एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं। तभी श्रीमती जियांग वहाँ आती है। वो उससे कहती है कि क्या आप मिलन की फेमस डिजाइनर एमी हैं। तभी जिया वान लू को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जिया वहाँ श्रीमती जियांग से एक डायमंड नेकलेस की डील करने आई थी। वो उन्हें एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस दिखाते हुए कहती है कि ये डिजाइन दुनिया में केवल 2 ही है। मिस्टर ली इसी कैफे में अपनी मंगेतर
सीसू से मिलने आए थे। वो उससे कहता है कि मैं ये सगाई तोड़ना चाहता हूँ। इधर जिया श्रीमती जियांग से अपने डायमंड नेकलेस की तारीफ करते हुए कहती है कि वो इसे पहनकर सबसे खूबसूरत लगेंगी। इधर शीशु लू की मॉम को कॉल करके बताती है कि उसने अपना मन बदल लिया है और अब वो उससे शादी नहीं करना चाहता। यहाँ मिस्टर लू पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसकी नज़र उस नेकलेस के डिज़ाइन पर जाती है। वो देखते हैं कि इसका डिज़ाइन उनके न्यू लॉन्च हो रहे प्रोडक्ट के जैसी ही थी। वो सोचता है कि क्या उसकी कंपनी के डिज़ाइन लीक हो रहे हैं। इधर जिया की श्रीमती जियांग के साथ नेकलेस खरीदने की डील पक्की हो गई थी कि मिस्टर लू दौड़कर वहां आ जाते हैं। वो वहां आकर कहता है कि ये डिज़ाइन उसका अपना नहीं है, ये उसने लू ग्रुप कंपनी से चोरी किया है। जिया कहती है कि अगर ऐसा है तो वो उस डिज़ाइनर से मिलना चाहती है। मिस्टर लू अपनी कंपनी में फ़ोन करके उस डिज़ाइनर को यहाँ आने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हम लू ग्रुप की कंपनी को देखते हैं जहाँ मिस्टर लू का असिस्टेंट उस नेकलेस की डिज़ाइनर सीन मैन के पास जाकर कहता है कि कंपनी के प्रेसिडेंट तुमसे मिलना चाहते हैं। किसी डिलीवरी पर्सन का कहना है कि ये डिज़ाइन उसका है। ये सुनकर वो सोचती है कि वो डिलीवरी पर्सन वॉन वॉन ही हो सकती है। दरअसल सीन मैन ने ही एक बार जिया के डिज़ाइन चुराए थे। क्योंकि चोरी उसने ही की थी, इसीलिए वो पेट दर्द का बहाना बनाकर वहां जाने से मना कर देती है। इधर मिस्टर लू उसके आने का इंतजार कर रहे थे। जिया उनसे कहती है कि अब उसका वेट मत करो, वो नहीं आएगी। इसके बाद वो श्रीमती जियांग को अपना डिज़ाइन की और इन्फॉर्मेशन देती है। इस पर मिस्टर लू उससे कहते हैं कि भले ही ये डिज़ाइन उसका अपना हो, लेकिन उसने अपनी पहचान छुपाई है। ये बात जानकर श्रीमती जियांग नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर लू जिया से कहते हैं कि अगर वो इतनी टैलेंटेड है तो किसी ज्वेलरी कंपनी में काम क्यों नहीं करती, इस तरह फ्रॉड क्यों करती है। वो कहती है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, मुझे जाने दो। तभी वहाँ मिस्टर लू की मॉम आती है और वो कहती है कि तुमने अपनी एंगेजमेंट क्यों तोड़ी। ये सुनकर जिया की और कहती है कि जाओ जाकर शादी कर लो और उसे परेशान करना बंद कर दो, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही लू भी अपनी माँ से बचकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लू और जिया दोनों अलग अलग एक दूसरे की बुराई करते हुए घर जा रहे थे। तभी उन दोनों की लिफ्ट में फिर से मुलाकात होती है। मिस्टर लू जिया से कहता है कि क्या वो उसका पीछा कर रही है। इस पर जिया कहती है कि शायद दुर्भाग्य से वो दोनों एक ही फ्लोर पर रहते हैं। जिया जैसे ही घर पहुंचती है तो शर्लक उसे बताता है कि ये अंकल ही उसके रूममेट हैं। ये जानते ही जिया उससे कहती है कि वो अब यहाँ नहीं रह सकता। लू कहता है कि उसने ये जगह किराए पर ली है। इस बात पर उनके बीच हाथापाई होती है और लू उसके कंधे पर का निशान देख लेता है। फिर उसकी नज़र उसकी ईयरिंग पर जाती है तो वो देखता है कि उसका डिज़ाइन लू कॉरपोरेशन की ओरिजिनल ईयरिंग के डिज़ाइन जैसा है। लू सोचता है कि क्या ये डिज़ाइन भी लीक हो गया है। लू उससे वहीं किराए पर रहने देने के लिए कहता है, पर जिया नहीं मानती। मिस्टर लू सोचता है कि इस लड़की के कंधे पर भी निशान है और उसकी कंपनी के डिज़ाइन कैसे लीक हो रहे हैं, ये जानने के लिए उसे यहाँ रहना होगा। मिस्टर लू नाटक करते हुए कहता है कि लापरवाही की वजह से उसके सारे पैसे खर्च हो गए हैं और उसके पास कोई जॉब भी नहीं है और उसकी फैमिली भी उसे सपोर्ट नहीं करती है, इसीलिए उसके पास किसी होटल में जाकर रहने के लिए पैसे नहीं है। ये सब सुनकर शर्लक अपनी माँ से उन्हें अपने साथ रहने के लिए मना लेता है। जिया उसका नाम पूछती है तो वो बताता है कि लू वैष्णु। अगले सीन में हम उन तीनों को एक साथ नाश्ते की टेबल पर देखते हैं। तभी शर्लक जिया से कहता है कि उसे खुजली हो रही है। जिया टेबल पर रखा सूप देखती है तो उसे पता चलता है कि शर्लक ने क्रैब मीट खा लिया है। शर्लक को इससे एलर्जी थी। तभी शर्लक बेहोश हो जाता है। मिस्टर लू और जिया तुरंत ही उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जिया डॉक्टर से बताती है कि उसके बेटे को क्रैब मीट से एलर्जी हुई है, आप तुरंत ही इसका चेकअप करें। तभी वहाँ एक लेडी आकर डॉक्टर को अपने साथ चलने के लिए कहती है। डॉक्टर थोड़ी देर बाद आने को बोलता है तो वो उन्हें धमकी देते हुए कहती है कि उसके हस्बैंड इस हॉस्पिटल के मेजर शेयर होल्डर हैं, अगर वो उसके साथ नहीं आते तो वो उन्हें नौकरी से निकलवा देगी। तभी लू डॉक्टर से कहती है कि आप इस बच्चे को बचाने में हेल्प कीजिए, मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी जॉब को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर शर्लक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाते ही वो लेडी लू से लड़ने लगती है। तभी लू अपने फ़ोन पर एक कॉल करके वांग फैमिली के साथ उनके सभी कॉरपोरेशन को ख़त्म करने को बोलता है। वो कहती है कि तुम मेरे सामने पावरफुल होने का नाटक कर रहे हो। तभी वहाँ उसके हस्बैंड वांग जियांग आ जाते हैं। वो लू को वहाँ देखकर कहते हैं, मिस्टर लू आप यहाँ। वो लेडी हैरान होकर कहती है कि क्या ये मिस्टर लू हैं। लू उनसे उनकी पत्नी के बुरे व्यवहार के बारे में बताता है। ये सुनकर वो अपनी वाइफ को एक तमाचा मारते हुए मिस्टर लू से माफ़ी मांगने को कहता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर जिया वान जो ये सब देखकर हैरान थी, वो लू से पूछती है
है कि वो कौन है, ये लोग आपसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे। इस पर लू जिया से झूठ बोलते हुए कहता है कि इस हॉस्टल के डायरेक्टर उसके फ्रेंड है, इसीलिए उसे भी थोड़ी इज्जत मिल जाती है। फिर वो दोनों शर्लक के पास जाते हैं जो बेड पर लेटा हुआ था। एक नर्स वहाँ आकर जिया से बताती है कि ये VIP रूम है जिसका पर डे किराया 5800 है। ये सुनकर जिया चौंक जाती है। शर्लक जिया से पूछता है कि क्या वो 1 महीने में इतना पैसा कमा लेगी। जिया तुरंत ही उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है तो एक डॉक्टर वहाँ आकर उसे बताते हैं कि आज हॉस्टल के प्रमोशन का दिन है, इसीलिए हमने आपको VIP रूम में अपग्रेड कर दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया शर्लक को सूप पिला रही थी, तभी लू भी वहाँ आकर उनके साथ सूप पीने लगता है। जिया उन्हें नोटिस करती है कि वे दोनों ही लेफ्ट हैंडेड थे। इसके बाद हम मिस्टर लू और शर्लक को एक साथ देखते हैं जो रेड लाइट पर रोड क्रॉस कर रहे थे। तभी सामने से एक कार निकलती है जो लगभग उनसे टकराने ही वाली थी। तभी जिया आकर उन्हें डांटती हुई कहती है कि शर्लक कलर ब्लाइंड है, वो रेड और ग्रीन लाइट में डिफरेंस नहीं कर सकता, लेकिन वो तो एक एडल्ट है, उसे इसका ख्याल रखना चाहिए। मिस्टर लू उससे बताता है कि वो भी कलर ब्लाइंड है। इस पर वो उनसे कहती है कि तुम दोनों की अच्छी जोड़ी है। इसके बाद हम शर्लक को एक अम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं। तभी एक लड़का आकर उससे लड़ने लगता है। उसके फादर भी वहाँ आकर शर्लक को डांटते हुए कहते हैं कि उसके डैड कौन है। तभी लू वहाँ आकर कहता है कि शर्लक उसका बेटा है, वो उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। इस पर वो बोलता है कि मैं इस अम्यूजमेंट पार्क का गोल्ड मेंबर हूँ, तुम कौन हो। लू उसे जवाब देता है कि वो इस अम्यूजमेंट पार्क का ऑनर है। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तभी लू कॉल करके कुछ लोगों को बुलाता है जो वहाँ आते ही कहते हैं, मिस्टर लू, हम आपकी फैमिली के साथ हुए इस गलत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगते हैं। वहाँ खड़ा होकर आदमी कुछ देर तक पहले लू से लड़ रहा था, उसे जब ये पता चलता है कि ये मिस्टर लू हैं तो वो भी उनसे माफ़ी मांगने लगता है। लू कहता है कि मैं इस आदमी को दोबारा यहाँ नहीं देखना चाहता। वो बताते हैं कि मिस्टर लू हमारी कंपनी के शहर के 28 अम्यूजमेंट पार्क हैं। फिर वो शर्लक को वहाँ का डायमंड गोल्ड कार्ड देते हैं। उनके जाते ही जिया पूछती है कि वो लोग तुम्हें मिस्टर लू क्यों बोलते हैं। इस पर वो जवाब देता है कि वो उसका अच्छा दोस्त है, बस इसीलिए उसके नाम का इस्तेमाल कर लिया। शर्लक बोलता है कि उसके पापा भी अगर ऐसा ही होते तो फिर उसे और उसकी मॉम को कोई परेशानी नहीं होती। अगले सीन में हम जिया को सोफे पर बैठा देखते हैं। तभी लू भी वहाँ आता है। जिया उससे पूछती है कि वो अपने लिए कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढता। लू बताता है कि अभी मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। वो जिया से पूछता है कि क्या उसके पास मेरे लायक कोई जॉब है। जिया कहती है हाँ, उसके पास है। फिर वो दोनों नीचे उसकी स्कूटी के पास आते हैं। लू पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो बताती है कि हम खाना डिलीवर करने जा रहे हैं। लू पूछता है कि क्या तुम मुझसे फूड डिलीवरी का काम कराना चाहती हो। वो कहती है कि ये काम आसान है, अगर वो हार्ड वर्क करेगा तो मंथ पर लगभग 6000-7000 काम कर सकता है। फिर वो लू को अपनी स्कूटी पर बिठाकर ले जाती है। वो देखता है कि जिया उसे खाना डिलीवर करने के लिए जहाँ लाई थी वो उसकी अपनी कंपनी थी। लू वहाँ छुपते हुए जाता है और जल्दी से लिफ्ट में जाकर छिप जाता है। जिया कहती है कि उसे इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ उस कंपनी की एक डिज़ाइनर आकर जिया से लिफ्ट का इस्तेमाल करने को मना कर देती है। जिया कहती है कि उसे 32वीं मंजिल पर खाना पहुँचाना है, सीढ़ियाँ चढ़ने में देर हो जाएगी। वो उसकी बात नहीं सुनती और उसकी काफ़ी इंसल्ट भी करने लगती है। तभी लू वहाँ आता है जो छुपकर ये सब सुन रहा था। वो इस तरह के व्यवहार के लिए उस डिज़ाइनर को डांटता है और जिया के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों कंपनी के अंदर जाते हैं जहाँ वो जिया के सामने नाटक करते हुए कहता है कि वो कंपनी के मालिक जैसा दिखता है, इसीलिए यहाँ सब लोग उसे इज्जत दे रहे हैं। फिर वो जिया से पूछती है कि क्या वो लू ग्रुप में शामिल होना चाहती है। जिया कहती है कि अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो वो इस ग्रुप में एक फेमस ज्वेलरी डिजाइनर बनेगी। इस पर लू मुस्कुरा कर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिया और लू मिलकर कई स्ट्रीट वर्कर्स को पानी की बोतल देते हैं। थोड़ी देर बाद लू उससे पूछता है कि उसने उन्हें पानी क्यों दिया, वो खुद भी तो ले सकते थे। जिया कहती है कि उसने उन्हें खाने की डिलीवरी दी थी तो पानी भी दे दिया। वो पूछता है कि वो कब तक खाना डिलीवर करेगी, क्या वो लू ग्रुप में जाना चाहती है। वो कहती है कि हाँ, पर ये मुश्किल है। तभी जिया उसे अपना बनाया हुआ एक ब्रेसलेट का डिज़ाइन दिखाती है, जिसे देखकर वो सोचता है कि ये ब्रेसलेट का डिज़ाइन लू ग्रुप के बेस्ट डिज़ाइनर को टक्कर देने के लिए काफ़ी है। वो पूछता है कि क्या वो लू ग्रुप में एक डिज़ाइनर के रूप में शामिल होना चाहेगी। वो बताती है कि इस छोटी सी एक्वामरीन की कीमत 30,000 है और उसके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए उसे अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा। वो पूछता है कि क्या उसे इस डिज़ाइन स्केच से एक्वामरीन चाहिए। वो बताती है कि हाँ। फिर हम मिस्टर लू को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ उसका असिस्टेंट कहता है कि इस एक्वामरीन की कीमत 7,000 है। वो कहता है कि उसे उस धोखेबाज औरत पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। लू कहता है कि वो उतनी भी बुरी नहीं है जितना उन्हें लगता था।
अगले दिन नाश्ता करते टाइम वो एक्वामरीन निकाल कर जिया को देती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो इसे चुरा कर लाया था। लू कहता है कि उसने इसे खरीदा है। जिया पूछती है उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। इस पर वो बताता है कि वो इसे रेनमेन रोड पर लगे एक स्टॉल से 300 में खरीद कर लाया है। जिया कहती है मुझे उस जगह पर ले चलो। लू सोचता है कि शायद उसने काफी बड़ा झूठ बोल दिया। तभी लू अपने असिस्टेंट को मैसेज करके रेनमेन रोड पर सस्ते हीरे का स्टॉल लगाने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों उस स्टॉल पर जाते हैं जहां वो जिया को उन सब हीरो की बहुत कम कीमत बताता है। पहले तो वो खुश होकर उन सभी हीरो को खरीदने लगती है। फिर वो कुछ सोचते हुए उससे कहती है कि आप बेवकूफ़ मत बनाइए, इन हीरो की कीमत करोड़ों में है। आप इसकी असली कीमत पहचानिए ताकि दोबारा आपको कोई ठग ना सके। जिया उसे लू का दिया हुआ एक्वामरीन भी लौटा देती है। वो कहती है कि इसकी कीमत कम से कम 60,000 है। आपको इसे 300 में नहीं भेजना चाहिए। वो इसे किसी ज्वेलरी स्टोर पर ले जाकर बेच दे और अगली बार से सावधान रहे। इसके बाद जिया उदास हो जाती है। लू उसे कहता है कि मैंने तुमसे इतनी ईमानदार होने की उम्मीद नहीं की थी। वो कहती है कि मैं भी ऐसा करना नहीं चाहती, पर यह गलत था। वो पूछता है कि क्या अब वो लू ग्रुप में शामिल होना चाहती है। जिया कहती है ये इतना आसान नहीं है। लू बोलता है जितना आप सोचते हो उतना कठिन भी नहीं है। इसके बाद हम मिस्टर लू को उसके ऑफिस में देखते हैं। वो अपने असिस्टेंट को जिया के बनाए कुछ डिज़ाइन दिखाता है, जिन्हें देखकर वह कहता है कि आपको इतना अच्छा डिज़ाइनर कहाँ मिला? क्या वो पेरिस का VVS डिज़ाइनर है? लू उसे बताता है कि वो जिया वान है। इस पर वो हैरान होकर कहता है कि क्या वो इतनी टैलेंटेड है? लू कहता है कि मैं उसे अपनी कंपनी में काम करने देना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू और जिया साथ बैठे थे। तभी जिया के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। जिया उसे रीड करके बहुत खुश होती है और लू को बताती है कि उसे लू ग्रुप में एक डिज़ाइनर असिस्टेंट का काम मिला है। यह सुनकर लू उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है। तभी जिया सोचती है कि उसने तो इस कंपनी में कभी अप्लाई भी नहीं किया था। वो कहती है कि लगता है वो मजाक कर रहे हैं। लू उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए लू ग्रुप में ईमेल किया था। ये सुनकर जिया और भी खुश हो जाती है। अगले दिन जब जिया ऑफिस पहुंची तो उसे सीन मैन मिलती है, जो उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पास तो कॉलेज डिप्लोमा भी नहीं है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या तुमने ली ग्रुप में सुरक्षा और सफाई के लिए अप्लाई किया है? वो कहती है तुम हमेशा ही दूसरों के कामों को चोरी करती हो। तुम्हें तो हमेशा छिपे रहना चाहिए। लू ग्रुप में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जितना जल्दी हो सके तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस पर जिया उससे कहती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? लू ग्रुप में शामिल होने के बाद भी इतने सालों में तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया। ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे पास चोरी करने के लिए चीज़ खत्म हो गई है। फिर सीन मैन उससे कहती है कि तुम नकली गहने बेचने वाली एक धोखेबाज लड़की हो जो इस बिल्डिंग में रहना डिजर्व नहीं करती। सीन मैन अपने साथी के साथ जिया की बेइज्जती करते हुए कहती है कि हमें तो ये भी पता चला है कि इसका एक नाजायज बच्चा भी है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है जो उसे यहाँ लाया था। तभी पीछे से आवाज़ आती है मिस्टर लू। वे तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो मिस्टर लू अपने एक असिस्टेंट के साथ वहाँ आते हैं। तभी जिया दौड़कर लू के पास आ जाती है और वो पूछती है कि मिस्टर लू कौन है। तो वो अपने असिस्टेंट को आगे करते हुए कहता है कि ये है मिस्टर लू। जिया उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बताता है कि मुझे भी एक नई नौकरी मिल गई है, हम घर पहुंचकर इस बारे में बात करेंगे। फिर हम देखते हैं कि जिया ऑफिस में बैठी काम कर रही थी। तभी सीन मैन उसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट लाकर देती है और कहती है कि तुम्हें ये सब भी कंप्लीट करके देने हैं। तभी उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। जिया उसे एक शर्त लगाने को कहती है कि नेक्स्ट क्वार्टर के लिए सबसे पहले डिज़ाइन कौन तैयार कर सकता है। शर्त हारने वाले को इस कंपनी से बाहर जाना होगा। इधर हम देखते हैं कि लू घर पर जिया का इंतजार कर रहा था। वो शर्लक से कहता है कि तुम्हारी माँ अभी तक वापस क्यों नहीं आई। शर्लक वहाँ रखा एक नेकलेस देखकर कहता है कि क्या ये उसकी माँ के लिए है? क्या आप मेरी माँ का पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं? लू उसे बताता है कि ये बस एक गिफ्ट है तुम्हारी मॉम के लिए। तभी जिया उसे कॉल करके बताती है कि उसे यहाँ बहुत सारा काम है, इसीलिए उसे आने में देर हो जाएगी। लू उसे काम खत्म करके जल्दी वापस आने को कहता है। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो जिया का काम सीन मैन को सौंप दे। इधर सीन मैन जिया के पास आकर कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो, ये काम मैं संभालने वाली हूँ। अगले दिन सीन में हम जिया, मिस्टर लू और शर्लक को एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं। जिया लू से कहती है कि मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाई हूँ और वो उसे अपना लाया हुआ गिफ्ट देती है जो मिस्टर लू को बहुत पसंद आया था। तभी शर्लक उससे बोलता है कि मॉम, मिस्टर लू भी आपके लिए एक गिफ्ट लाए हैं। लू जिया को वो गिफ्ट दे देता है जो एक डायमंड नेकलेस था। जिया तुरंत ही उसकी जांच करने लगती है।
वो उससे कहती है कि ये तो टीयर्स ऑफ एंजल्स का मास्टरपीस है, इसकी कीमत मिलियंस में है। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? इस पर कि उससे पूछता है कि क्या तुमने पहले टीयर्स ऑफ एंजल्स देखी है? जिया उसे बताती है कि मैंने ज्वेलरी डिज़ाइन पर स्टडी की है, मैंने इसे सिर्फ एक बार देखा था, लेकिन वो उसे अभी तक याद है। ये सुनकर मिस्टर लू अपने मन में सोचता है कि वो सचमुच ही बहुत टैलेंटेड है। तभी जिया कहती है कि मैंने सीन मैन के साथ शर्त लगाई है कि वो अगले डिज़ाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी और जीतेगी। ये सुनकर ली उसे बताता है कि डिज़ाइनर असिस्टेंट इस सिलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये सुनकर जिया चौंक जाती है। वो कहती है कि मुझे इस बारे में पहले पता नहीं था, अब वो क्या करेगी? लू कहता है कि तुम्हारे पास अभी एक रास्ता है। फिर वो उसके पहले से तैयार किए हुए डिज़ाइन स्केच को उसे दिखाने को कहता है। अगले सीन में हम जिया को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहां एक लड़की आकर उन सभी को बताती है कि इस बार डिज़ाइन कंपटीशन में हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। ये सुनकर जिया बहुत खुश होती है। तभी सीन मैन उसे ताना देते हुए कहती है, पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, टैलेंट भी होना चाहिए। ये बोलकर वो मिस्टर लू के कैबिन में जाती है। तभी उसकी नज़र मिस्टर लू की टाई पर जाती है तो उसे याद आता है कि ये तो उसने जिया के पास देखी थी। वो सोचती है कि क्या ये उसे जिया ने दी होगी। वो सोचती है कि क्या उनके बीच कुछ चल रहा है। तभी लू उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। सीन मैन उसे जिया के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। मिस्टर लू उससे कहते हैं कि उसने सुना था कि आप कंपटीशन में जिया के अगेंस्ट है, अगर इस बार वो फेल हो गई तो ये साबित हो जाएगा कि उसमें टैलेंट नहीं है। तभी वहाँ लू का असिस्टेंट आता है। वो लू को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि लगता है ये टाई काफी खास है, उसका कलर आप पर काफी सूट करता है। मिस्टर लू थोड़ा शर्माते हुए कहते हैं कि ये उसकी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट में दी है। इधर सीन मैन जिया के पास आकर उससे उस टाई के बारे में पूछती है। वो कहती है कि वो तुमने किसको दी है। इस पर जिया कहती है कि इससे तुम्हें क्या लेना देना। फिर सीन मैन सोचने लगती है कि अगर जिया वान का सच में मिस्टर लू के साथ कोई कनेक्शन होता तो वो सिर्फ एक डिजाइनर असिस्टेंट नहीं होती। वो सोचती है कि शायद मैं इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। जिया सोचती है कि उसे इस बार उसका ख्याल रखना होगा कि वो दोबारा उसकी कॉपी ना कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू एक प्रोजेक्ट को लेकर परेशान था, जिसे उसके डिजाइनर कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। तभी जिया वहां आती है। वो उसे उसके बारे में बताता है। जिया कहती है कि मुझे देखने दो, मैं इसमें कुछ बदलाव कर सकती हूँ। यह कहकर वो डिजाइन को कंप्लीट करके उसे दिखाती है। लू कहता है कि जिया आपने बहुत अच्छा काम किया है, अगर ये डिजाइन एक्सेप्ट कर लिया गया तो आपको एक अच्छा बोनस मिलेगा। ये सुनकर वो खुशी से खड़ी हो जाती है और तभी फिसलकर मिस्टर लू के ऊपर गिर जाती है। तभी लू को किसी की कॉल आती है। कॉल पर एक आदमी उसे बताता है कि उसने 5 साल पहले मिली उस निशान वाली लड़की को ढूंढ लिया है। वो बताता है कि वो मिस जिया है। लू सोचता है कि क्या इतने सालों में वो उसे ढूंढने क्यों नहीं आई, क्या वह उसे भूल गई है। इधर जिया लू के रूम में अपना पेन ढूंढने आती है तो उसे वहाँ अपना चश्मा मिलता है। उसे याद आता है कि ये मेरा 5 साल पहले वाला चश्मा है। साथ ही वो ये भी जान जाती है कि लू उसके बेटे शर्लक के फादर हैं। तभी लू वहाँ आ जाता है। वो उसे बताती है कि मैं यहाँ अपना पेन लेने आई थी। जिया लू को देखकर सोचती है कि इसके पहले से ही कई लवर हैं और 5 नाजायज बच्चे भी हैं, इससे दूर रहना ही बेहतर है। वो उससे कभी नहीं बताएगी कि शर्लक उसका बेटा है। ये सोचकर वो लू से कहती है कि अब उसके पास नौकरी भी है, उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। वो सोचती है कि अगर हम दोनों लंबे समय तक एक साथ रहें तो वो शर्लक के बारे में जान जाएगा। लू जिया के बारे में सोचता है कि उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि 5 साल पहले क्या हुआ था। तभी लू उसे एक कार्ड देता है जिसमें 5 लाख थे। वो कहता है कि तुम पिछली बार जो डिज़ाइन में बदलने में मदद की थी वो अप्रूव्ड हो गई है, इसीलिए बॉस ने आपको 5 लाख दिए हैं। जिया इतने पैसे देखकर खुश हो जाती है। तभी लू वहाँ से जाने लगता है। जिया उससे कहती है कि तुम मेरे लिए गॉड ऑफ वेल्थ हो, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दे सकती। जिया उसे डाउनटाउन स्कूल जिले में हाउस लेने के बारे में बताती है। वो कहती है कि अब उसका बेटा एलिमेंट्री स्कूल में जा सकता है। लू सोचता है कि मैं अपने बेटे को ऐसे खराब स्कूल में नहीं जाने दे सकता, मुझे इसके बारे में कोई प्लान बनाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों घर खरीदने के लिए जाते हैं। तभी एक लेडी वहां जाकर जिया से बताती है कि इस समय हमारे पास फेमस स्कूल जिले की कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप अपने बच्चे को एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा डिसीजन होगा। जिया उसे बताती है कि घर की डाउन पेमेंट के लिए उसके पास 3 लाख रुपए हैं। वो लेडी कहती है कि ये बहुत कम है, घर का टोटल प्राइस 10 करोड़ है, डाउन पेमेंट लगभग 3 मिलियन होनी चाहिए। जिया कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी शर्लक बोलता है कि हमारे पास अभी जो घर है वो बहुत अच्छा है और जब तक मेरी माँ साथ है मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर लू सोचता है कि मेरा बेटा बहुत ही समझदार है, जिया ने इसे बहुत कुछ सिखाया होगा।
तभी वहाँ एक आदमी आकर उनसे पूछता है कि आप तीनों यहाँ मकान देखने आए हैं, आपको कौन सा पसंद है। वो कहता है कि आज उनके प्रमोशन का दिन है, अगर वो लोग आज घर खरीदना चाहे तो वो उन्हें 10% डिस्काउंट देंगे। ये सुनकर जिया कहती है कि क्या आप मजाक कर रहे हैं। जिया लू से पूछती है कि क्या ये लोग हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो कई महीनों से प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, जो डेवलपर एक बड़ी कंपनी है, हमें इन पर विश्वास कर लेना चाहिए। आदमी जिया से बताता है कि आपकी प्रॉपर्टी का टोटल प्राइस 10 मिलियन है, डिस्काउंट के बाद 1 मिलियन का डाउन पेमेंट करना होगा, आपको केवल 3 लाख की आवश्यकता है। जिया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे थे। वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो वहाँ खड़ी लेडी उस आदमी से पूछती है कि आपने 10 करोड़ से ज़्यादा का घर सिर्फ 1 करोड़ में क्यों बेच दिया। वो बताता है कि उसने ये सब डायरेक्टर लू के कहने पर किया है। फिर हम देखते हैं कि जिया अपने नए घर में आ गई थी। वो शर्लक से कहती है कि अब तुम जल्दी से स्कूल जा सकोगे। लू शर्लक से बोलता है कि क्या तुम एक एलिट स्कूल में जाना चाहोगे। ये सुनकर जिया कहती है कि उसमें हर साल हजारों का खर्चा होता है, वो इतने पैसे नहीं जमा कर पाएगी। लू कहता है कि वो उसकी ट्यूशन फीस पे कर देगा। जिया कहती है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। लू बताता है कि मेरे इरादे बुरे नहीं हैं, मैं बस शर्लक को पसंद करता हूँ। तभी शर्लक लू से कहता है कि आपको हार्ड वर्क करके पैसा कमाने की जरूरत है ताकि आप एक नया घर खरीद कर एक अच्छी वाइफ ला सके। तुम्हें इस तरह से लापरवाही से पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। मिस्टर उसे कहते हैं कि तुम बहुत समझदार हो। फिर हम देखते हैं कि जिया शर्लक के बर्थडे पार्टी के लिए रूम डेकोरेट कर रही थी। तभी मिस्टर लू भी वहां जाकर उसकी मदद करने लगते हैं। लू कहता है कि क्या आपने कभी शर्लक के फादर को ढूंढने के बारे में नहीं सोचा। जिया कहती है कि नहीं, हम सिर्फ 2 हैं। अगली सुबह शर्लक जैसे ही सोकर उठता है तो जिया और मिस्टर लू उसे उसका बर्थडे विश करते हैं। वो उन्हें थैंक यू बोलकर अपने गिफ्ट्स देखने लग जाता है। मिस्टर लू ने शर्लक को जो गिफ्ट दिए थे वो उसे बहुत पसंद आते हैं। तभी जिया उनके पास आकर कहती है कि आपने जो घड़ी दी है उसकी कीमत 10,000 से ज़्यादा है। लू कहता है कि वो शर्लक को पसंद करता है, उसके आगे इसकी कीमत मायने नहीं रखती। शर्लक कहता है कि आप बहुत अच्छे हैं, काश आप मेरे फादर होते। इस पर जिया उसका मुंह ढक देती है तो लू पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। जिया कहती है कि इस तरह की बातों से फ्यूचर में आपको अपनी वाइफ ढूंढने में दिक्कत हो सकती है। जिया शर्लक पर चिल्लाते हुए कहती है कि फिर से तुमने मेरी बनाई हुई डिजाइन स्केच को हवाई जहाज में बदल दिया। मिस्टर लू पूछते हैं कि क्या ये उस कंपटीशन के लिए है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो उसे देखकर कहता है कि ये डिजाइन बहुत सुंदर है। अगले दिन में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके आसपास कई सारे लोग खड़े थे पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तभी जिया वहां आकर उसके पास बैठकर कहती है कि आंटी, क्या आप ठीक हैं? चिंता मत करो, मैं आपके लिए एम्बुलेंस बुलाती हूँ। इधर मिस्टर लू का असिस्टेंट उन्हें आकर बताता है कि सर, मैडम का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है। ये सुनकर मिस्टर लू तुरंत ही वहाँ से अस्पताल के लिए निकल जाता है। इधर वो औरत जिसे अब होश आ गया था वो जिया को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। वो पूछती है कि उसका नाम क्या है। जिया उन्हें अपना नाम बताती है और कहती है कि अब आप पहले से ठीक लग रहे हो, तो क्या मैं अब यहाँ से जा सकती हूँ। वो जिया को देखते हुए सोचती है कि काश मेरा बेटा इस जैसी दयालु और समझदार लड़की से शादी कर ले तो कितना अच्छा होगा। ये सोचकर वो जिया से पूछती है कि क्या उसका कोई पार्टनर है। जिया बताती है कि उसका कोई पार्टनर नहीं है, लेकिन मेरा एक बेटा है। इस पर वो जिया से कहती है कि अगर आप दोनों एक दूसरे को जान लो तो अच्छा होगा। जिया कहती है कि वो बहुत जल्दी में है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि जिया के वहाँ से निकलते ही मिस्टर लू वहाँ आ जाता है। लू की मॉम उसे कहती है कि काश तुम थोड़ा पहले आ गए होते, उन्होंने उसके लिए एक सुंदर लड़की देखी थी। वो कहती है कि आप दोनों की जोड़ी बहुत बेहतरीन होती। वो उसे बताती है कि अभी यहाँ जो लड़की थी वो बहुत अच्छी थी और उसका एक बेटा भी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीन मैन ऑफिस में जाकर फिर से जिया के बने हुए डिजाइन की फोटो खींच रही थी। तभी जिया वहां आती है। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर वो कहती है कि मैं यूं ही इधर से गुजर रही थी। ये कहकर वो वहां से निकल जाती है। यहाँ जब सीन मैन सबको अपने डिजाइन दिखाती है तभी जिया खड़े होकर गुस्से से कहती है कि इतने साल के बाद भी तुम नहीं बदली, तुमने फिर से मेरी डिजाइन चुरा ली है। इस पर वो कहती है तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हारी डिजाइन चुराई है। जिया कहती है कि मैंने तुम्हें मेरे वर्क स्टेशन के पास चुपचाप घूमते हुए देखा था। सीन मैन कहती है कि ये डिजाइन सबसे पहले उसने बनाई थी। अब तुम सभी को अपना डिजाइन ड्राइंग दिखाओ, अगर वो मेरे जैसा ही निकला तो तुमने मेरी नकल की है।
तभी वहाँ बैठी एक लड़की जिया को कहती है कि तुमने पहले ही सीन मैन के डिजाइन की नकल की थी, इतने सालों के बाद ही आज भी तुम नहीं बदली। जिया कहती है कि ये डिजाइन ड्राइंग सबसे पहले मैंने निकाला था। तो वो कहती है कि तुम्हें इसे साबित करने के लिए कोई सबूत लाना होगा। जिया बताती है कि उसके पास एक गवाह है जो ये बता सकता है कि ये ड्राइंग मेरी है। वो पूछती है कि वो गवाह कौन है, उसका नाम बताओ। जिया कहती है कि वो मिस्टर असिस्टेंट है। वो बताती है कि मिस्टर लू के असिस्टेंट जैक हैं और वो जैक को कॉल करके पूछती है कि आपको डिजाइनर जिया की डिजाइन ड्राइंग के बारे में कुछ पता है। तो सामने से आवाज आती है कि नहीं, उसे नहीं पता। वो जिया वान से कहती है कि डिजाइन ड्राइंग रिव्यू में आप फेल हो गए हैं, इसीलिए अब तुम इस कंपनी से बाहर निकल जाओ। तभी जिया को मिस्टर लू का पूरा नाम याद आता है और वो कहती है कि उसके गवाह का नाम लू वेनशू है। तभी सीन मैन जिया से कहती है, क्या तुम जानती भी हो कि लू वेनशू कौन है? वो बताती है कि वो इस ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। जिया ये सुनकर हैरान रह जाती है। सीन मैन जिया से कहती है कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो, कितने दिनों से इस कंपनी में काम कर रही हो और अभी तक प्रेसिडेंट का नाम भी नहीं जानती। जिया सोचती है कि लू वेनशू मुझसे झूठ क्यों बोलेगा। तभी वो उसे वहां से बाहर निकलने को कहती है। तभी जिया उनसे कहती है कि लू वेनशू अगर इस कंपनी के प्रेसिडेंट भी हैं तो भी वो उसके लिए गवाही देंगे। सीन मैन कहती है कि क्या तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट काफ़ी नहीं जो अब हमारे प्रेसिडेंट के लिए गवाही देने को कह रही हो? तभी मिस्टर लू वहां आते हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में समझाऊंगा, अभी मैं यहाँ तुम्हारी बेगुनाही साबित करने आया हूँ। तभी सीन मैन जिया पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहती है कि तुम्हारा प्रेसिडेंट लू के साथ सीक्रेट अफेयर चल रहा है, इसीलिए तुम उनके साथ मिलकर मुझे फंसाना चाहती हो। तभी मिस्टर लू कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है? तभी वो अपने असिस्टेंट को बुलाकर उसे वीडियो ऑन करने को कहते हैं जिसमें सीन मैन चोरी करते हुए पकड़ी गई। वहाँ बैठे सभी लोग जान जाते हैं कि 5 साल पहले भी सीन मैन ने ही चोरी की थी। तभी एक लेडी जिसने सीन मैन के कहने पर जिया पर चोरी का इल्जाम लगाया था, वो खड़े होकर उससे इसके लिए माफी मांगती है और सीन मैन को तुरंत ही कंपनी से निकाल दिया जाता है। मिस्टर लू वहाँ सभी को बताते हैं कि जिया वान वान हमारी कंपनी की नई ज्वेलरी डिजाइनर है। अगले सीन में हम जिया और मिस्टर लू को एक साथ देखते हैं जहाँ ली उससे झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है। तो जिया पूछती है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपके पास इतना सारा पैसा है, फिर भी आप मेरे घर पर क्यों रह रहे थे? जिया मन में सोचती है कि क्या वो शर्लक की पहचान का पता लगा रहे थे? क्या वो उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो मैं उसे इसकी परमिशन बिल्कुल नहीं दूंगी। तभी मिस्टर लू बोलते हैं कि क्या तुम भूल गई कि 5 साल पहले क्या हुआ था? जिया उससे कहती है तो इसीलिए आप शर्लक के लिए इतने अच्छे थे क्योंकि आपको लगता है कि वो आपका बेटा है। जिया उससे झूठ बोलती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड का बेटा है। इस पर मिस्टर लू कहते हैं कि अगर वह बेटा मेरा ना भी हो तो भी मैं उसे अपना बेटा मानता हूँ। इतने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनने का मौका दे सकती हो? इधर जिया ये सोचती है कि वहाँ से जा रही थी, अगर लू वेनशू को पता चला कि शर्लक उसका बेटा है तो उससे दूर कर देगा। अगले दिन में हम देखते हैं कि जिया अपने बेटे को लेकर दूसरे शहर जाने की प्लानिंग कर रही थी। शर्लक उससे पूछता है कि माँ, क्या आप भागने की प्लानिंग बना रही हो? आपको कुछ गलत किया है? जिया कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम जाओ और अपना सामान पैक करो। वो जैसे ही वहाँ से निकलने के लिए दरवाजा खोलते हैं तो सामने मिस्टर लू खड़े थे। वो उससे पूछते हैं कि तुम शर्लक को लेकर कहाँ जा रही हो? जिया कहती है कि शर्लक आपका बेटा नहीं है और ना ही आपका इससे कोई लेना देना है। मिस्टर लू कहता है कि भले ही वो मेरा बेटा ना हो पर मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकता हूँ जैसा कि मैं अपने बेटे को करता। तभी शर्लक उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे फादर बनना चाहते हो? मिस्टर लू कहते हैं कि हाँ। वो बोलता है कि लेकिन आपको तो पहले ही 5 बेटे हैं। मिस्टर लू बताता है कि आपने गलत समझा है, मेरे पास केवल एक ही बेटा है। जिया उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि शर्लक मेरा बेटा है, आप इससे दूर रहें। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम मुझे एक मौका दो, मेरी कोई मंगेतर नहीं है, मेरे लिए केवल तुम हो। जिया कहती है कि तुम उसे झूठ बोलना बंद करो। फिर कुछ बात करके मिस्टर लू वहाँ से चले जाते हैं। जिया शर्लक से पूछती है कि क्या तुम अपने पापा के साथ रहना चाहते हो? इस पर शर्लक कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी पापा एक साथ रहे, लेकिन अगर मेरी माँ ऐसा नहीं चाहती तो मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ रहूंगा। इधर यूशीशी, जिसे जिया और लू के बारे में पता चल गया था, वो लू की माँ से बताती है कि मिस्टर लू का उसकी एक फीमेल एम्प्लॉई के साथ अफेयर चल रहा है जिसका एक बच्चा भी है। वो श्रीमती लू के साथ जिया के पास जाकर उससे लड़ने लगती है। तभी श्रीमती लू जिया को देखकर पहचान जाती है कि ये वही लड़की है जिसने मेरी मदद की थी। वो खुश होकर जिया से पूछती है कि क्या तुम मेरे बेटे को डेट कर रही हो? वो कहती है कि पिछली बार मैं तुम्हें जिससे मिलवाना चाहती थी वो मेरा बेटा वेनशू है। इस पर जिया कहती है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। फिर श्रीमती लू यूशीशी से कहती है कि अब आप वेनशू से शादी नहीं करना चाहिए। यहाँ ऑफिस में 2 लड़कियाँ जिया से कहती है तुम इस शहर से चली जाओ वरना यहाँ तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है।
तभी श्रीमती लू वहां आकर जिया से वेंशु से शादी करने के बारे में बात करती है। वेंशु भी वहां आ जाता है। श्रीमती उसे बोलती है कि जिया अच्छी लड़की है और वो उनके रिश्ते से खुश है। यूशिशी कहती है कि जिया को पहले से ही एक बेटा है, वो वेंशु से शादी नहीं कर सकती। इस पर श्रीमती लू जिया से कहती है कि उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर लू शर्लक से मिलने उसके घर आए थे। वो कहते हैं कि मैं जल्द ही तुम्हें और तुम्हारी मॉम को अपने घर ले जाऊंगा। तभी जिया वहां आती है तो शर्लक लू को छुपने के लिए कहता है। जिया उससे पूछती है कि वो इतना घबराया हुआ क्यों है, क्या वेंशु घर आए थे। इसके बाद हम जिया को ऑफिस में देखते हैं। एक लेडी वहां आकर सभी को बताती है कि जिया वान आज से इस ग्रुप की मेन डिजाइनर है। वो बताती है कि जिया की डिजाइन की गई ज्वेलरी ने प्री सेल्स पर नया रिकॉर्ड बनाया है। मिस्टर लू को अपने रूम में बुलाकर कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं। मिस्टर लू जिया से एक बार फिर से उसे एक मौका देने के लिए कहते हैं। इस बार जिया मान जाती है। वो मिस्टर लू को बताती है कि शर्लक आपका ही बेटा है। फिर वो दोनों खुशी से एक दूसरे को हग करते हैं।